चलें जी एक्सरसाइज अब शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो ये कहता है कि भई वेरीफाई करें एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, अगर आपने ना एक्सरसाइज 1.1 के शुरू में मैंने जो है ना एक थोड़ा-सा एक्सप्लेन की थी सारी प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की, अगर तो आपने वो वाली वीडियो देखी हो ना, तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर आपने वो नहीं भी देखी तो चले मैं एक बार फिर से जो है उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपने वो देखी हो तो आपके लिए ये जो है ना बहुत ही आसान हो जाएँगी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बस थोड़ा-सा आप टाइम निकाल लें और आप वो वाली वीडियो एक बार देख लें, तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं। तो एडिशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, जब हमने रियल नंबर भी देखे थे तो उसमें हमने 5 तरह की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। पहली थी क्लोज़र की, दूसरी थी एसोसिएटिव लॉ, तीसरी एडिटिव आइडेंटिटी, चौथी एडिटिव इनवर्स और पाँचवीं कम्यूटेटिव लॉ। वही सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखते हैं क्लोज़र लॉ फॉर एडिशन। अच्छा, इसमें हमने ये कहा था क्लोजर लॉ फॉर एडिशन में कि भाई अगर कोई भी दो नंबर है ना, कोई दो रियल नंबर है, तो हम इसको लिखते थे फॉर ऑल ए कॉमा बी, जबकि ए और बी हम कहते थे बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है, तो हम कहते हैं अगर कोई भी दो रियल नंबर हैं तो उनको अगर हम सम करेंगे ना, तो ए प्लस बी करेंगे तो वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि क्लोजर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई कोई भी दो नंबर्स अगर एक स्पेसिफिक सेट से बिलोंग करते हैं, मसलन कि इस केस में ए और बी स्पेसिफिक सेट, इसमें रियल नंबर का सेट है, तो उनका जो सम है वो भी उसी सेट से बिलोंग करेगा। ये क्लोजर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर हम इसी को अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में लिखें तो हम कहेंगे कि भाई कोई भी दो नंबर है, मैं कहता हूँ फॉर ऑल दो नंबर्स हैं जी, मैं ले लेता हूँ C1 और C2। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये तो फिर मैं लिखूंगा कि भाई ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो इनका जो सम है C1 प्लस C2 वो भी बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो क्या हमने इधर लिख दिया, हमने लिखा कि भाई अगर दो नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं जी? दो नंबर हमारे पास C1 और C2, तो और वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो उनका जो सम है वो भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ही। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कि नहीं होती, प्रूफ कर लेते हैं। तो हम ना C1 और C2 की कोई वैल्यूज दो मैं ले लूंगा, और यही दो वैल्यूज जो है ना हम पूरी वीडियो में इसमें जहाँ जहाँ पे भी हम C1 और C2 की बात करेंगे ना, तो हम यही वैल्यूज लिख रहे होंगे। तो ये एक नज़र आप देख लें। C1 को मैं ले लेता हूँ A1 प्लस B1 आयोटा, और C2 को भी हम एक जेनेरिक फॉर्म में लिख लेते हैं A2 प्लस B2 आयोटा। ठीक है, अब C1 प्लस C2 क्या होगा? हम इधर आ जाते हैं जी। C1 प्लस C2 हमारे पास होगा A1 प्लस B1 आयोटा प्लस A2 प्लस B2 आयोटा। अब हमने पहले देखा था कि भाई जब भी ऐड करने हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम क्या करते हैं कि उनके रियल पार्ट को अलहदा ऐड कर लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ A1 प्लस A2, इनका रियल पार्ट ऐड हो गया, और फिर अलहदा से उनके इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देते हैं, तो B1 प्लस B2, ये इनके इमेजिनरी पार्ट ऐड हो गए और बाहर आपने आयोटा लिख दिया। तो सिंपली हमने किया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई क्या ये जो है ये क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो भाई देखिए, अगर हमारे पास A1 और A2 जो थे वो रियल नंबर थे, B1 B2 भी रियल नंबर थे, तो इसका मतलब है A1 और A2 अगर रियल नंबर थे, तो रियल नंबर जो हैं वो तो सेटिस्फाई करते हैं क्लोजर लॉ को। तो अगर A1 और A2 रियल नंबर हैं, मतलब कि दो नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से उठाए, तो उनका सम भी रियल नंबर ही होगा। तो हमें ये तो पता लग गया कि भाई ये जो चीज़ है ये तो रियल नंबर ही होगी। ठीक है, अब B1 और B2 जो थे वो भी लाई करते थे सेट ऑफ रियल नंबर में, तो उनका सम भी रियल नंबर ही होगा, क्योंकि क्लोजर लॉ है रियल नंबर का, वो कहता है वो रियल नंबर ही आएंगे, तो ये भी लाई कर गए रियल नंबर में। तो अगर ये पूरा एक रियल नंबर है और ये पूरा एक रियल नंबर है, तो हम यही कहते थे ना कि अगर हमारे पास जो कि है इस तरह की फॉर्म हो x प्लस आयोटा वाई, और जबकि x जो है वो रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है, तो ये पूरा जो क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो भाई हमारे पास अभी जो फॉर्म बनी वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में लाई करेगी। क्यों? क्योंकि A1 प्लस A2 रियल है, B1 प्लस B2 रियल है, तो इसका रियल पार्ट भी एक रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट भी एक रियल नंबर है। तो ये सम अप होके एक पार्ट आयोटा के साथ और दूसरा एस सच ही जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है वो हमारी क्लोजर की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई इसमें हो जाती है। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। बल्कि इस वाली के अंदर बेशक आप लिख लें कि ये अब बिलोंग कर रही है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, इसीलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। ठीक है ना? अब सेकंड वाली की तरफ आ जाए। सेकंड वाली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं इसको। ये इससे पहले मैं आपको कोई एग्जांपल बता दूं इसकी। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है कोई भाई, मसलन मेरे पास एक नंबर है। एग्जांपल, अच्छा जी, मेरे पास एक नंबर है, वो मैं कहता हूँ है, सपोज कि भाई C1 जो है वो है
टू प्लस 5 आयोटा, ठीक है। और C2 में ले लेता हूँ 3 + 9 आयोटा, ठीक है। अभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में लाया करते हैं, तो C1 प्लस C2 क्या होगा, ये हो जाएंगे 2 + 5 आयोटा प्लस 3 + 9 आयोटा। अब मैं इनके रियल पार्ट ऐड कर लेता हूँ, 2 और +3 5 आ गया, प्लस अब इनके इमेजिनरी पार्ट अलग से ऐड कर लेंगे, 5 और 9 कितना हो गया 14 आयोटा, और 5 + 14 आयोटा भी उधर ही लाई करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये क्लोजर लॉ जो है वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, हम अब अगली जो है वो कर लेते हैं। अगली वाली जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। हम देखते हैं कि भाई वो भी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा जी, रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था कि भाई तीन रियल नंबर है मेरे पास, ए बी और सी, तो अगर मैं इनको सम कर रहा हूँ तो सम करते हुए ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब यही मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में। तो देखिएगा कि मेरे पास अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं फॉर ऑल C1 C2 C3, ठीक है, जो कि बिलोंग करते हैं टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर हम लिखेंगे कि C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर इसमें हम पहले ऐड कर दें C2 प्लस C3 को, ये इक्वल है किस चीज़ के, कि C1 प्लस C2 प्लस C3, जिसमें कि अगर हम C1 और C2 को पहले ऐड कर दें तो ये मैटर नहीं करना चाहिए, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर लेता हूँ, और उसके बाद हम जो है ना फिर इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर तो ये सेटिस्फाई करता है इस चीज़ को तो हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं तो आ गया हमारे पास C1 प्लस, और ब्रैकेट में हमारे पास है C2 प्लस C3। अब C1 C2 C3 की वैल्यू वैसे ही ले लेंगे जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे बताया था। तो C1 हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस B1 आयोटा, और ऐड इसको आपने करना है C2 के साथ जो कि होगा A2 प्लस B2 आयोटा, ठीक है, प्लस C3 के साथ A3 प्लस B3 आयोटा। अब ब्रैकेट वाला डेफिनेटली पहले सॉल्व होगा, तो उसमें हमने क्या कर लेना है कि भाई बस जो चीज़ें रियल पार्ट हैं उनको अलग कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा A2 + A3, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट उनको अलग ऐड कर लेंगे, B2 + B3 होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ठीक हो गया। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, और अब बाहर भी जो रियल पार्ट थे वो अलग कर लेंगे ऐड, और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे ऐड। तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ठीक है। हमारे पास इस किस्म की एक फॉर्म बन जाएगी। अब मैं इनके रियल पार्ट ऐड कर लेता हूँ। रियल पार्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, ये एक रियल पार्ट है, ये एक रियल पार्ट है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 हो गया हमारे पास। पे एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस जो कि है इमेजनरी पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है, ये आ जाएगा B1 प्लस बाई B2 प्लस बाई B3 और होल मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। ठीक है, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं करता हूँ इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। इसके मैं साथ ही एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि इधर ही हम इसको भी सॉल्व कर लें, ताकि नज़र आ जाए ना कि भाई सेम है या नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व यहाँ पे। अच्छा जी, राइट हैंड साइड हमारे पास है कि भाई C1 प्लस C2 में हमारे पास ब्रैकेट है, प्लस हमारे पास है C3। ठीक है, फिर से मैं उसी तरह लिखूंगा A1 प्लस B1 आयोटा प्लस A2 प्लस B2 आयोटा, और हमारे पास पहले हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है, ये चीज़ आ गई, प्लस C3 बाद में है A3 प्लस B3 आयोटा। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, रियल पार्ट अलहदा करूँगा A1 प्लस A2, इस पे ब्रैकेट आ गई, और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करूँगा B1 प्लस B2 और होल मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, और बाहर हमारे पास उसी तरह है A3 प्लस B3 आयोटा। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगी जैसे हमने लास्ट टाइम किया, तो एक ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं, इस किस्म की कुछ फॉर्म हमारे पास बन जाएगी, प्लस A3 प्लस B3 आयोटा। अच्छा, अब जो कि है हमने बस देखना है रियल पार्ट कौन कौन से हैं भाई, A1 A2 और A3 रियल पार्ट है, इनको ऐड कर लें। A1 प्लस A2 एक रियल पार्ट है, ऐड हो जाएगा इसमें एक और रियल पार्ट जो है A3, ठीक है। इसी तरह B1 प्लस B2 एक रियल पार्ट है, और इसमें ऐड हो जाएगा एक तीसरा सॉरी इमेजिनरी पार्ट है, और इसमें तीसरा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा ऐड जो कि है B3, और बाहर आ जाएगा आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें और राइट हैंड साइड को देखें, दोनों सेम नहीं आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि है और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है,
तो हमने ये प्रूव कर लिया है कि भाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन जो कि है ये सेटिस्फाई करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी। अच्छा जी, एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में क्या होती थी। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको कहा था कि भाई कोई भी ऐसा नंबर जो कि एक उस नंबर में ऐड हो, जब किसी एक नंबर में जब वो ऐड हो तो वो नंबर खुद आ जाए। ठीक है ना, तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर है कि जिसके ऐड होने से आप कह लीजिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मसलन रियल नंबर जब थे हमारे पास, हमने कहा था इधर एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है। हम उधर लिखते थे ना, इस तरह से हम लिखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। हमने इस तरह से प्रॉपर्टी लिखी थी कि फॉर ऑल ए, अगर एक नंबर है जो कि बिलोंग करता है टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो देयर एग्जिस्ट्स, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है, सच दैट ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो हमने क्या कहा था कि भाई ए जो कि है, दो कंडीशन इसमें मेन थी। ये देखिएगा कि ए भी एक बिलोंग करे रियल नंबर से और ज़ीरो भी बिलोंग करे रियल नंबर से। अब ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी को भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जिससे आपका नंबर बिलोंग कर रहा है। फिर अगर आप इन दोनों को ऐड करें और आपका नंबर ही वापस आ जाए, ए में आपने एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड किया, फिर ए में आपने एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड किया और आपका नंबर ही वापस आ गया, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो है, ये नंबर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, कि इसके ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इसी को लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लिख सकता हूँ कि भाई फॉर ऑल, ब्लू ना कर ले रंग को, ब्लू मजा करेगा यहाँ पे, फॉर ऑल, अच्छा जी, C1 जो कि बिलोंग करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो मैंने एक नंबर ले लिया C1 जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो मैं कहता हूँ कि देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे मैं बताता हूँ। बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट C1 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस C1 विच इज इक्वल टू C1। अच्छा, पहली बात तो ये होगी कि मैंने एक तो बताया कि भाई C1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो आपको समझ आ गई होनी है कि A1 प्लस B1 आए है। अब दूसरा मैंने कहा था कि भाई जो नंबर उसमें ऐड हो रहा है, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी होगी, जो कि यहाँ पे ये है ज़ीरो, उसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। अब ये तो आप कहेंगे कि यार ये तो रियल नंबर के सेट में था, ये कहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब देखिए, मैं अगर ज़ीरो को थोड़ा सा रीराइट करूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो अयोटा, मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? ये बिल्कुल, क्योंकि ज़ीरो अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना, तो इसका आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा। तो ज़ीरो बेसिकली जो कि है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। असल में अगर आप देखें ना, तो जितने भी रियल नंबर्स हैं ना, वो असल में सबसेट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। वो ऐसे कि भाई उनका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना वो ज़ीरो है। मसलन एक रियल नंबर आप कहते हैं ना 14, अगर 14 जो है वो बेसिकली 14 प्लस ज़ीरो आई है, ठीक है, तो है तो सबसेट ना। अब ये है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही, पर इसका जो है ना, जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो ज़ीरो है बेसिकली। तो ये हो गया कि भाई ये बात क्लियर होगी कि भाई ज़ीरो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जो है एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ वापस आते हुए, हमने अभी देखना है कि भाई हमारे पास जो है ना सी वन में पहली बात हम ज़ीरो ऐड करेंगे और देखेंगे कि भाई वो C1 आना चाहिए। फिर हम जो है ना ज़ीरो में फिर C1 ऐड करेंगे और फिर देखेंगे इसको भी C1 आना चाहिए। तो अगर ये दोनों C1 आ गए, हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी जो है एग्जिस्ट कर रही है और वो एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है। तो मैं करता हूँ सबसे पहले C1 प्लस ज़ीरो। C1 मेरे पास क्या है, A1 प्लस B1 आयोटा, और ज़ीरो मैंने कहा था कैसे लिख सकते हैं, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। इसके हम रियल पार्ट को ऐड कर लेते हैं, आ जाएगा A1 प्लस ज़ीरो, इस पे ब्रैकेट लगा लें, प्लस इमेजिनरी पार्ट B1 प्लस ज़ीरो होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब A1 प्लस ज़ीरो क्या हो जाएगा, एड रियल नंबर्स का तो हमें पता है कि एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है, तो इसलिए हम इसको A1 लिख सकते हैं। और B1 प्लस ज़ीरो, B1 और ज़ीरो दोनों रियल नंबर हैं, इनकी एडिटिव आइडेंटिटी भी ज़ीरो है, इसलिए भी इसको भी B1 लिख सकते हैं। तो A1 प्लस B1 आयोटा हो गया, जो कि स्टार्ट में हमने लिया था C1 को। ठीक है ना, अब इसकी दूसरी साइड हम कर लेते हैं। दूसरी साइड इसकी थी ज़ीरो प्लस C1। ठीक है, तो ज़ीरो प्लस C1 को करते हैं, तो आ जाएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा प्लस A1 प्लस B1 आयोटा। अब ये आ जाएगा कि ज़ीरो और A1 ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, रियल पार्ट अलहदा ऐड कर देंगे, प्लस जैसा कि हम पहले करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट उनको अलहदा ऐड कर देंगे। ये दोनों हमने कर दिए, तो रियल पार्ट ऐड होके ज़ीरो प्लस A1 क्या आ गया, A1, और ज़ीरो प्लस B1 क्या आ गया, B1 आयोटा। ठीक है ना, तो ये अब वही चीज़ बन गई C1 के इक्वली। तो ये तो प्रूफ हो गया कि भाई हमने कैसे प्रूफ किया, हमने कहा कि भाई अगर ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो
और ये वाला पार्ट भी इसी के इक्वल हो तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो हमने करके देख लिया कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की? कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी भी जीरो है, जैसा कि हमने देखा था रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी के केस में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स रियल नंबर्स में पहले क्या कहता था उसको मैं रिवाइज करके फिर हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे होगा। रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स कहता था कि अगर कोई भी एक नंबर है ए, उसके लिए एक नंबर रियल नंबर के सेट में ही एग्जिस्ट करता है जो कि है -a। और वो करता क्या है कि जब वो एक साथ ऐड होता है तो एंड रिजल्ट ना जीरो आ जाता है। ठीक है, तो हम उसको लिखते ही कुछ इस तरीके से थे कि भाई फॉर ऑल ए belonging to the set of real numbers there exists a number that is -a that also belongs to the set of real numbers such that। अब वो करता क्या है? करता वो ये है कि a को जब आप ऐड करते हैं -a में तो ये ऐड होके ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब यही चीज़ जो है मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए क्या है कि भाई हम कहेंगे कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में से उठा लेते हैं C1 दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स नेगेटिव ऑफ C1। ठीक है, या -C1 जो कि खुद भी बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में, कहीं और से नहीं हमने लिया। ठीक है, सच दैट। अब होगा क्या कि हम इसको जब सम करें इसके नेगेटिव वाले के साथ C1 प्लस -C1 ये आना चाहिए ज़ीरो। ठीक है, और इसी तरह आप ये भी लिख लीजिए कि -C1 प्लस C1 भी जो है वो भी आना चाहिए ज़ीरो। ठीक है, तो हम इसकी एक साइड कर लेते हैं, दूसरी तो फेयरली सिंपल है, एक जैसी ही होंगी। ठीक है, तो हम कर लेते हैं C1 प्लस -C1 को। ठीक है, तो C1 प्लस -C1 को सॉल्व करते हैं तो C1 हमारे पास हम ले लेते हैं वही A1 प्लस B1 आयोटा। ठीक है, प्लस -C1 क्या होगा? -A1 माइनस B1 आयोटा। ठीक हो गया। अब रियल पार्ट अलहदा से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? A1 माइनस A1, और इमेजिनरी पार्ट अलहदा से ऐड करेंगे B1 माइनस B1, बाहर आ जाएगा आयोटा। A1 माइनस A1 क्या होगा? हमें अब ये पता है कि A1 और माइनस A1 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स में जब साइन चेंज हो और सेम नंबर हो तो उसका एडिटिव इनवर्स होता है और उनका आंसर जीरो आता है। तो A1 माइनस A1 क्या आ जाएगा? जीरो। प्लस इस तरह B1 माइनस B1 क्या आ जाएगा? जीरो। और आयोटा तो हम ये जो है ना जीरो प्लस जीरो आयोटा बेसिकली जीरो के इक्वल हो गया। तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इस तरह सेटिस्फाई होगी। इसी तरह आप इसको कर सकते हैं -C1 प्लस C1 के लिए, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आपने करके मुझे दिखाना है कमेंट्स में। ठीक हो गया। आगे आप चलते हैं आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था? कम्यूटेटिव लॉ कहता था कि भाई जो ऑर्डर है ना एडिशन में, तो वो मैटर नहीं करता अगर आप मसलन नंबर्स को स्वैप भी कर दें। मतलब वो ये कहता था रियल नंबर्स में कि अगर हमारे पास 2 + 3 है ना, इसको आप लिख लें 3 + 2, फ़र्क नहीं पड़ता, ये ठीक है क्योंकि दोनों तरफ ऐड होके इसने 5 ही आना है। ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की होती थी कि हम लिखते थे कि भाई फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स हैं, तो उनका जो सम है ना उसके ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि मसलन ए प्लस बी करें वो इक्वल टू होगा बी प्लस ए के। ठीक है, ये चीज़ अब मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, फिर हम उसको प्रूफ भी कर लेते हैं कि भाई वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी करती है। ठीक है, तो जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये तो लग रहा है यार 3 हो गया, इसको 5 बना दो, ये है 5। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम प्रॉपर्टी ये जो है ना चेक करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। अच्छा जी, फॉर ऑल हमारे पास है दो नंबर मैं ले लेता हूँ C1 और C2। ठीक है ना, बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। C1 C2 किधर बिलोंग करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से। तो हम कहते हैं कि भाई C1 प्लस C2 जो कि है वो इक्वल होगा C2 प्लस प्लस C1 के। मतलब कि ऑर्डर हम को स्वैप कर दिया मैंने, C1 की जगह C2 कर दिया, C2 की जगह C1 कर दिया। तो ये मैटर नहीं करना चाहिए, रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। अब मैं इसको नीचे सॉल्व करके देखता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया A1 प्लस B1 आयोटा। अब हम इनकी दोनों साइड है साथ साथ सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ लिखूंगा, राइट एक तरफ। इसी चीज़ को ना कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, नीचे आगे आगे जो हम स्टेप कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा,
तो ये a1 प्लस बी वन आयोटा आ गया, प्लस जो है ना c2 हमारे पास है, c2 हम लिखेंगे a2 प्लस b2 आयोटा। इसी तरह इधर पहले c2 है तो a2 प्लस b2 आयोटा आ गया, प्लस अब c1 है तो आ जाएगा a1 प्लस b1 आयोटा। ठीक हो गया। अब इधर हमने सिंपली देखना ये है कि भाई रियल पार्ट कौन कौन सा है, रियल पार्ट ये और ये है। अच्छा, ये मैं जो टिक लगा रहा हूँ ना, ये एक प्रैक्टिस आपको मैं बता रहा हूँ बड़ी अच्छी सी, अगर आप ना एग्जाम में करें तो आपको बड़ा फायदा होगा। अक्सर होता ही है जब इक्वेशंस बहुत बड़ी हो जाती हैं, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, छोटी सी। अभी अभी हम आगे जाएंगे तो हम आगे जो है ना चैप्टर्स में कुछ देखेंगे, हमारी इक्वेशंस बहुत लंबी हो जाएंगी, उसमें एक एक साइड पे 20-20 वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो अक्सर होता ही है कि सम बंदा कर रहा होता है या मल्टीप्लाई माइनस कर रहा होता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है, तो वेरिएबल्स भूल जाता है कि भाई हम मसलन a1 लिखा, a1 a2 लिखना भूल गए। तो मैं करता ही होता हूँ कि भाई लिखते हुए ना, भाई मैंने जो भी वेरिएबल लिख लिया ना नीचे, उसके ऊपर मैं टिक लगा दूंगा। अगर मैं टिक लगा दूंगा ना तो छोटा सा टिक लगा देंगे, इससे कोई एग्जामिनर माइंड नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम बस ये हो जाएगा कि आपको ये पता होगा अगले स्टेप में कि भाई ये वेरिएबल मैंने लिखे हैं, इस तरह कोई भी मिस नहीं होगा, तो आपके सवाल में गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह अब हम ऐड कर लेते हैं कंटिन्यू करते हुए कॉम्प्लेक्स पार्ट को। तो b1 और b2 है हमारे पास, तो b1 प्लस b2 और बाहर आ जाएगा आयोटा। इसी तरह इस साइड पे आ जाएं, इस साइड पे हमारे पास होगा a2 और a1, रियल पार्ट हो गए, a2 और a1 ऐड कर लिए। अब कॉम्प्लेक्स पे ऐड कर लेते हैं, कौन कौन से होंगे, b2 और b1। तो ये आ गए b2 प्लस b1 और इनके बाहर आयोटा। अब हमने ये हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में सेटिस्फाई करता है। तो अगर कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में सेटिस्फाई करता है तो मैं a1 प्लस a2 को लिख सकता हूँ a2 प्लस a1, क्योंकि ये रियल नंबर्स है, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन रियल नंबर्स में तो सेटिस्फाई करता है ना। तो ये रियल नंबर्स हैं, चूंकि a1 भी रियल है a2 भी रियल है, तो ये रियल नंबर्स के होते हुए हम इसको a1 प्लस a2 को a2 प्लस a1 लिख सकते हैं। इसलिए मैं अपने सवाल को जो है ना इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर मैं इधर यही रहने दूँ a1 प्लस a2 और इधर भी रहने दूँ b1 प्लस b2, तो चूंकि ये रियल नंबर्स है a1 प्लस a2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इधर भी प्लस a1 प्लस a2, क्योंकि a2 प्लस a1 इसके इक्वल है। इसी तरह b2 प्लस b1 भी जो है ये भी रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स में क्वांटिटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं b1 प्लस b2। तो इसको भी मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ b1 प्लस b2। तो ये अब देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि भाई कम्यूटेटिव लॉ ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है उनको। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी एग्जिस्ट करता है। अब शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि हमने वेरीफाई करनी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। जैसे कि हमने पहले अभी वेरीफाई की थी एडिशन की प्रॉपर्टीज, अब इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर लेंगे। इसमें भी अगर आपको रियल नंबर वाली प्रॉपर्टीज पहले से पता हो तो ये वाली जो है ना वेरीफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर हों, जैसे कि रियल नंबर में हम कहते हैं कि अगर दो रियल नंबर हों तो हम, और वो सेट ऑफ रियल नंबर से दो नंबर्स हैं, मतलब आप समझ लीजिए, और वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और तो उनका जो सम होगा ना, मल्टीप्लिकेशन सॉरी होगी, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करेगी। ठीक है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम कहेंगे कि भाई अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं C1 और C2 जो कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा C1 मल्टीप्लाइड बाय C2 ये भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स से ही। तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई क्या ऐसा है भी या नहीं है। तो हम C1 इंटू C2 लिख लेते हैं। C1 और C2 वही लेंगे जैसे हमने पहले जो लेते आ रहे हैं, A1 प्लस B1 आए और A2 प्लस B2 आए। ठीक हो गया। इन दोनों को अब हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, पहले A1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगले वाले को, तो आ जाएगा हमारे पास A1 A2 प्लस A1 B2 आए, और अब B1 आए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो B1 आए A2 प्लस B1 B2 इंटू आयोटा स्क्वेर्ड। ठीक है। अब ये आ जाएगा, हम वही करेंगे, रियल पार्ट अलहदा कर लेंगे, इमेजनरी अलहदा। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या लिखा जा सकता है इसको, माइनस, माइनस कैसे आएगा भला, कि हम कहेंगे कि ये आ जाएगा B1 B2 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस B1 B2। अब मैं इसको अगले स्टेप में लिख लेता हूँ कि ये -B1 B2 है, या मैं इसको इधर ही कर लेता हूँ, आप इसको अगले स्टेप में लिख लीजिएगा कि ये हमारे पास आ जाएगा -B1 B2। ठीक हो गया। अब जो है आगे आप चलेंगे तो ये अब रियल पार्ट आप अलहदा कर लेंगे, A1 A2 माइनस B1 B2, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लेंगे तो ये आ जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1 होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा।
तो अब चूंकि जो है ये वाला हमें पता लग गया कि ये एक रियल पार्ट है, ये रियल नंबर है, और ये भी एक रियल नंबर है। रियल पार्ट भी एक रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट भी एक रियल नंबर है, और रियल पार्ट के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इलाई करता है क्योंकि ये कलेक्टिवली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक हो गया। हम अगली प्रॉपर्टी कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन जो कि रियल नंबर के लिए थी, उसमें हम कहते थे कि अगर मेरे पास कोई भी तीन रियल नंबर हो ए बी और सी, तो अब जब हम रियल नंबर्स को उनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा अगर वो तीनों इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो मैं कहता था कि भाई अगर बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर ए को मल्टीप्लाई करूँ, तब भी वही रिजल्ट आएगा कि अगर मैं ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर सी को मल्टीप्लाई करूँ। इसी को अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म में लिखते हैं, तो ये इस तरीके से होगा कि अगर मेरे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं C1, C2 और C3, तो अगर मेरा C1 मल्टीप्लाई हो रहा है C2 इंटू C3 के साथ, वो इक्वल है इस चीज़ के कि भाई C1 C2 जो कि है मल्टीप्लाई हो रहे हैं C3 के साथ। मतलब कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई अगर देखें C1 और C2 और C3 पहले मल्टीप्लाई हो और बाद में C1 मल्टीप्लाई हो, तो वो सेम है इस चीज़ से कि C1 और C2 पहले मल्टीप्लाई हो और बाद में C3 मल्टीप्लाई हो, तो एंड रिजल्ट जो है वो सेम ही आना चाहिए। अब हम इसको करके भी देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी जो है ना लेफ्ट हैंड साइड अलग कर लें या इकट्ठे कर लें। चलिए इकट्ठे कर लेते हैं दोनों साइड्स को। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करते हुए इकट्ठे कर लेते हैं दोनों को। तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस B1 I, इस तरफ आ गया C1, और एक ब्रैकेट दूसरी लगा लें क्योंकि अंदर हमने राउंड ब्रैकेट्स लगानी है। ये आ जाएगा A2 प्लस B2I, और C3 की जगह पे आ जाएगा A3 प्लस B3I, या आयोटा आप कह लें। ये इस तरफ किस चीज़ के इक्वल होगा, इधर अब C1 और C2 अंदर आ जाएंगे हमारे पास A1 प्लस B1 आयोटा होल मल्टीप्लाइड बाय A2 प्लस B2 आयोटा, और ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा A3 प्लस B3 आयोटा के साथ। ठीक है। अब हम इसको पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर पार्ट है उसको ऐसा लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा A2 A3 प्लस A2 B3 आयोटा प्लस A3 B2 आयोटा प्लस B2 B3 आयोटा स्क्वेयर्ड। ठीक है। इसी तरह इधर भी हम पहले ब्रैकेट वाले को अब सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा A1 A2 प्लस A1 B2 आयोटा प्लस B1 A2 आयोटा प्लस B1 B2 आयोटा स्क्वेयर्ड। ठीक हो गया। और ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है A3 प्लस B3 आयोटा के साथ। वंस अगेन अभी भी अंदर वाला फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो बाहर वाले को हम ऐसे ही लिख देंगे ताकि हम अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लें। इसकी रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, ये आ जाएगा A2 A3 जो इसका ये वाला पार्ट हो गया, माइनस B2 B3। माइनस कैसे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होगा। अब आयोटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A2 B3 प्लस A3 B2 और होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो ये वाला पार्ट भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है। इसी तरह आप इस तरफ को भी कर लेंगे कि पहले मैं रियल पार्ट अलग कर लेता हूँ, A1 A2, ठीक है, माइनस B1 B2। ठीक हो गया। और इमेजिनरी पार्ट है A1 B2 प्लस A2 B1 और होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। ठीक है। ये एस सच आ गया, और ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है A3 प्लस B3 आयोटा के साथ। अब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अब हम इसको ओपन कर सकते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। पहले हम इसको A1 से पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B1 I से। ठीक है। तो A1 से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा A1 इंटू A2 A3 माइनस B2 B3, ठीक है, प्लस A1 इंटू A2 B3 प्लस A3 B2 होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। एंड अब आप करेंगे B1 आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस B1 इंटू A2 A3 माइनस B2 B3 आयोटा प्लस B1 इंटू A2 B3 प्लस A3 B2 होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वेयर्ड। दिस थिंग इज इक्वल टू, अब दूसरी तरफ आ जाएं। दूसरी तरफ भी इसी तरह करते हैं कि पहले A3 से पहले फर्स्ट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे, जो कि ये वाला पार्ट है, और फिर सेकंड वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा A1 A2
माइनस B1 B2 इंटू A3 प्लस A1 A2 माइनस B1 B2 इंटू B3 आयोटा। अब मैं इसी इक्वेशन को अगली लाइन पे कंटिन्यू करूँगा प्लस, अभी ये वही इक्वेशन कंटिन्यू हो रही है क्योंकि आगे जगह इतनी हमारे पास नहीं रही। A1 B2 प्लस A2 B1 आयोटा, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं B3 आयोटा के साथ, तो B3 इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा, नहीं सॉरी, पहले ये अगली वाली टर्म है, इसको हम बाद में लिख लेते हैं, पहले हम पहली वाली टर्म लिख लेते हैं। तो पहली वाली टर्म जो है वो है A1 B2 प्लस A2 B1 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय A3, और इसी को आप आगे अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 इंटू B3 आयोटा स्क्वेर्ड। ठीक हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, तो आयोटा स्क्वेर्ड जो है वो इस वाले पार्ट में हम देखेंगे आयोटा स्क्वायर्ड -1 हो जाएगा और इस वाले में आयोटा स्क्वायर्ड -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हम कर लेते हैं। तो इसको करते हुए हम अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ज़्यादा करते हैं। तो रियल पार्ट है हमारे पास A1 इंटू A2 A3 माइनस B2 B3। ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट रियल ये वाला है, ये वाला हो गया। तो ये आ जाएगा प्लस, प्लस नहीं माइनस साइन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर्ड जो है उसको माइनस कर देगा, माइनस B1 इंटू A2 B3 प्लस A3 B2। सही। अब इसको क्लोज कर लें और इसके बाद अब आप इमेजिनरी पार्ट लिख लें। प्लस अब इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, वो है A1 इंटू A2 B3 प्लस A3 B2 प्लस B1 इंटू A2 A3 माइनस B2 B3। ये हो गया। और इसके होल मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा आयोटा। इसी तरह राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएं तो फिर से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका और ये वाला पार्ट रियल पार्ट्स हैं, इन दोनों को हम पहले लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 होल मल्टीप्लाइड बाई A3, और इधर साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर्ड है। तो ये आ जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1 होल मल्टीप्लाइड बाई B3। और अब आप लिख लें इसका इमेजिनरी पार्ट, इक्वेशन वही कंटिन्यू हो रही है, इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 मल्टीप्लाइड बाई B3, और प्लस हो जाएगा ये A1 B2 प्लस A2 B1 होल मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। सॉरी, इधर A3 भी आएगा और फिर होल मल्टीप्लाइड बाई आयोटा होगा। ये आ गया A3 और होल मल्टीप्लाइड बाई आयोटा हो गया। ठीक हो गया। अब इसको हमने फर्दर आगे जो है सॉल्व करना है, तो हम दोनों साइड्स को सॉल्व कर लेंगे। अब देखेंगे कि भाई हमारा एंड रिजल्ट जो है वो क्या आता है। तो इसी पेज पे मैं कर लेता हूँ ताकि हम नीचे वाली क्वेश्चन से इसको कंपेयर भी कर सकें। इस चीज़ को मैं रेस कर देता हूँ। अब मैं इसी क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करके ऊपर लिख लूँगा। इसको लिखने से पहले आपके ज़हन में सिर्फ ये होना चाहिए कि रियल नंबर्स जो क्या हैं उसमें कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता था। तो कहीं पे भी हमारे पास ए बी लिखा हुआ है, इसको हम बी ए लिख सकते हैं। इसीलिए अभी जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना A3 A1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये सॉरी A2 से हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ A1 A2 A3 है। या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ये A2 A3 A1 है, तो इस ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी चीज़ को मैं आगे यूज़ भी करूँगा ताकि इसकी फॉर्म जो क्या है वो थोड़ी सिमिलर बने। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A1 A2 A3, पहले मैं रियल पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस A1 B2 B3। आप एक कन्वेंशन अपने लिए रख लें और उसको फॉलो करें। मैं भी रख रहा हूँ कि भाई मैं पहले ए वाली टर्म्स लिखूंगा और फिर बी वाली लिखूंगा, ताकि मैं दोनों तरफ कंपेयर जब करूँ तो मुझे आसानी हो। इसी तरह आप जैसे अगर आपका दिल करे आप बी वाली लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख लें, अगर आप चाहते हैं बड़ी वाली पहले आए तो आप वो लिख लें। मैं छोटी वाली पहले लिख रहा हूँ, तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि आप लिख सकते हैं इस तरीके से और ये ठीक ही होगा। तो माइनस अब आ जाएगा हमारे पास A2 B1 B3 माइनस A3 B1 B2। ये हो गया रियल पार्ट हमारा पूरा। प्लस हम कर लेते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट क्या होगा या इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो आएगा हमारे पास A1 A2 B3 प्लस A1
A3 B2 प्लस A2 A3 B1 माइनस B1 B2 B3 होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। इसकी दूसरी तरफ आ जाएं तो अब राइट हैंड साइड का हम रियल पार्ट लिख लेते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा A1 A2 A3 माइनस B1 B2 A3। ठीक हो गया, ये आप क्लोज कर लें। और यहाँ क्लोज ना करें, इसकी पहले रियल पार्ट पूरा कर लेते हैं। तो आ जाएगा -B3 से अब मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा ध्यान कीजिएगा। ये आएगा -A1 B2 B3 और दूसरा आ जाएगा -A2 B1 B3। सही है। अब इसका रह गया इमेजिनरी पार्ट, प्लस का साइन लगाएं, इमेजिनरी पार्ट अब लिख लें। ये आ जाएगा हमारे पास A1 A2 B3 माइनस B1 B2 B3 प्लस A1 A3 B2 प्लस A2 A3 एंड B1 होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। दोनों साइड्स कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे है A1 A2 A3, इधर भी है A1 A2 A3, इधर है -A1 B2 B3। अभी हम क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि देखें कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की दोनों साइड सभी इक्वल होती हैं कि उसके रियल पार्ट भी सेम हो और इमेजिनरी भी। तो पहले हम रियल कंपेयर करेंगे, वो सेम हुआ, फिर इमेजिनरी कंपेयर करेंगे, वो भी सेम हुआ, तो एसोसिएटिव लॉ जो ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाएगा। तो हमने इस तरफ अब देखा लेफ्ट साइड पे -A1 B2 B3। अब इधर ढूंढते हैं, इधर कहाँ है, ये रहा, ये भी मिल गया हमें। इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे -A2 B1 B3, राइट हैंड साइड पे -A2 B1 B3, लेफ्ट हैंड साइड पे -A3 B1 B2, राइट हैंड साइड पे ये रहा -A3 B1 B2। अब लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट और राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट को भी कंपेयर कर लेते हैं। रियल तो हमें पता लग गया सेम है, तो इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे A1 A2 B3। इधर आ जाए A1 A2 B3, लेफ्ट हैंड साइड पे है A1 A3 B2। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे आए A1 A3 B2, ये रहा। इसी तरह थर्ड पार्ट है इसका A2 A3 B1। ठीक है, इधर आप देख लें A2 A3 B1। अब लास्ट रह गया इमेजिनरी का कौन सा, -B1 B2 B3, और ये है -B1 B2 B3। इससे हमने देख लिया कि सारे के सारे जो है ना वो आपस में मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। और इस चीज़ से हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, इस चीज़ से हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो कि है वो होल्ड करता है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक हो गया। ये थोड़ी सी एक लंबी प्रॉपर्टी थी, एक और आगे प्रॉपर्टी आएगी थोड़ी सी लंबी है, इसके अलावा बाकी सारी बहुत ही सिंपल सी हैं। अच्छा जी, थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी ये कहती थी कि भाई रियल नंबर्स में हम ये कहते होते थे कि भाई कोई भी रियल नंबर है उसके साथ एक वन एक ऐसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि जो मल्टीप्लाई हो जाए तो वो रियल नंबर खुद ही उसका आंसर आ जाता है, उसको कोई चेंज नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम अब देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कहते हैं कि भाई फॉर ऑल, ठीक है, C1 एक नंबर हम ले लेते हैं दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर वन बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो भी हमने कहा था कि जो दूसरी आइडेंटिटी है उसको भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, वन जैसे कि है, अभी आप कहेंगे वन कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे बिलोंग करता है, भाई वन ऐसे बिलोंग करता है कि वन बेसिकली सबसेट है ना रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स का। तो वन भी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ। कैसे कि वन को आप लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ही है कि अभी। अच्छा, तो अब हम कहते थे कि भाई इसके लिए होना क्या चाहिए कि C1 मल्टीप्लाइड बाय 1 शुड बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय C1 एंड दैट शुड एंड रिजल्ट इन C1। तो अब इसके दो साइडें देख लें कि भाई C1 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को C1 से मल्टीप्लाई करें, C1 ही आंसर आना चाहिए। तो एक साइड मैं इसकी हल कर देता हूँ, दूसरी मैं आप पे छोड़ूंगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है। तो C1 हमारे पास क्या है, C1 हमारे पास है, पहले मैं एक साइड लिख लेता हूँ कि मैं हल करने क्या लगाऊँ। हम अभी हल करने लगे हैं कि भाई C1 जो कि है इंटू वन ये इक्वल टू C1 है, तो हम इस पार्ट को हल करने लगे हैं। आप फिर इस पार्ट को हल करेंगे कि 1 मल्टीप्लाइड बाई C1 जो कि है वो इक्वल टू C1 है। ठीक है, तो C1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर लेते हैं। C1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा A1 प्लस B1 आयोटा, और 1 को मैंने कहा था कैसे लिख सकते हैं, 1 + 0 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आना चाहिए इक्वल किसके, A1 प्लस B1 आयोटा के।
फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ए वन पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए वन प्लस ए वन इंटू ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो, प्लस अब बी वन आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी वन आयोटा इंटू वन बी वन आयोटा आ जाएगा, प्लस बी वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो आयोटा स्क्वायर्ड आ जाएगा। ठीक हो गया। और इस तरफ वही आना चाहिए, ए वन प्लस बी वन आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करें कि भाई रियल पार्ट अलहदा कर लें, रियल पार्ट ये है और ये है, तो ये आ जाएगा ए वन माइनस ज़ीरो, प्लस इमेजनरी पार्ट अलहदा कर लें कि हमारे पास ये दोनों थे इमेजनरी पार्ट्स, तो ज़ीरो तो वैसे भी उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको बस लिख लेते हैं बी वन आयोटा। ठीक हो गया। इसी तरह ये साइड तो ऐसा आ जाएगी, ए वन प्लस बी वन आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करें, ए वन माइनस ज़ीरो ए वन ही होगा, ऐसा आ गया, प्लस बी वन आयोटा में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, बी वन आयोटा ही आ जाएगा। और यही हमारी राइट हैंड साइड भी है, ए वन प्लस बी वन आयोटा। तो हमें पता लग गया कि हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी वन ही है, जैसा कि वो रियल नंबर्स में होती थी। अब रह गया हमारे पास, अगली वाली प्रॉपर्टी पे चलते जाते हैं। अगली वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से कहता था कि भाई अगर मेरे पास एक रियल नंबर है ए सपोज, जो कि ज़ीरो नहीं है और वो बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, तो देयर एग्जिस्ट्स एन इनवर्स ऑफ ए या ए इनवर्स दैट आल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो वो करता क्या है कि जब ए से वो मल्टीप्लाई होता है तो एंड रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है, या उसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी वन थी उसमें। तो अब हमारे केस में क्या होगा कि हम कहेंगे कि भाई फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम उठा लेंगे पूरे सेट में से सी वन, जो कि इक्वल टू जीरो नहीं है, कंडीशन सेम होगी, दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। हम कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर सी वन इनवर्स दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट। करता वो क्या है जी, करता वो ये है कि भाई अगर आप C1 को मल्टीप्लाई करते हैं C1 के इन्वर्स के साथ, या C1 के इन्वर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं C1 के साथ, आंसर जो क्या है वो वन आता है। ठीक है, तो भाई सी पहले एक साइड कर लेते हैं इसकी कि C1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं C1 इन्वर्स के साथ, क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा ए वन प्लस बी वन आई, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन ओवर ए वन प्लस बी वन आई के। अब होगा क्या, ये वाली चीज़ जो है वो कट जाएगी इस वाली चीज़ के साथ, आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप कर लें सी वन इनवर्स को मल्टीप्लाई सी वन के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा वन ओवर ए वन प्लस बी वन आयोटा होल मल्टीप्लाइड बाय ए वन प्लस बी वन आयोटा। एग्जैक्टली सेम चीज़ होगी, ये भी अभी ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, ये भी आ जाएगा वन। तो प्रूफ कर गया कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो के हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। आखिरी चीज़ है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करेंगे कि भाई हम कहेंगे कि भाई तमाम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में से दोबारा से हम शुरू कर लेंगे, तो हम कहेंगे फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सी वन एंड सी टू, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स उठा लिए जो कि बिलोंग करते हैं टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। होगा क्या कि सी वन इंटू सी टू इज इक्वल टू है सी टू इंटू सी वन। रियल नंबर्स में क्या कहते थे, रियल नंबर्स में कहते थे कि ए बी जो कि है बी ए के इक्वल है। ये है हमारे पास जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम इधर है कि बस ए की जगह सी वन है और बी की जगह पे सी टू है। ठीक हो गया। तो यही चीज़ अब हम जो है ना आगे इसको प्रूफ भी कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इकट्ठी कर लेते हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी सिंपल सा है। तो सी वन इज इक्वल टू सी वन सी टू इज इक्वल टू सी टू सी वन को अब फर्दर मैं आगे सॉल्व करूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए वन बी वन आयोटा इंटू ए टू प्लस, ओ सॉरी तो गलत हो गया, फर्दर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं हमारे पास आ जाएगा ए वन प्लस बी वन आयोटा इंटू ए टू प्लस बी टू आयोटा दैट इज इक्वल टू ए टू प्लस बी टू आयोटा होल मल्टीप्लाइड बाय ए वन प्लस बी वन आयोटा। ये साइड आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ए वन ए टू प्लस ए वन बी टू आयोटा प्लस ए टू बी वन आयोटा प्लस बी वन बी टू आयोटा स्क्वेर्ड। और राइट हैंड साइड आ जाएगी ए टू ए वन प्लस ए टू बी वन आयोटा प्लस ए वन बी टू आयोटा प्लस बी वन बी टू आयोटा स्क्वेर्ड। रियल पार्ट अलहदा कर लेंगे, ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू आ गया, आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आया है, प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन होल मल्टीप्लाइड बाई आयोटा।
इसी तरह इधर भी कर लेंगे, A1 A2 माइनस B1 B2 आ जाएगा, प्लस A2 B1 प्लस A1 B2 होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब दोनों साइड्स देख लेंगे कि सेम है या नहीं। A1 A2 यहाँ पे है, A1 A2 जी यहाँ पे भी है रियल पार्ट में। रियल पार्ट में इधर है -B1 B2, यहाँ पे है -B1 B2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे इमेजिनरी पार्ट्स को, तो वो है A1 B2 है, राइट हैंड साइड पे भी A1 B2 है। लेफ्ट हैंड साइड पे A2 B1 है, राइट हैंड साइड पे भी A2 B1 है। दोनों साइडें इससे पता लग गया हमारे पास बराबर हैं। जब दोनों साइडें बराबर की होती हैं तो क्या होता है कि भाई हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। ये चीज़ जो कि है प्रूव करती है इस बात को कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो कि है वो एग्जिस्ट करता है रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, और होल्ड भी करता है। तो इसको आप जो है कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। क्वेश्चन 3 अब शुरू कर लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि हमने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसने लिख भी दिया है तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी कर दी है, और वो छोटा सा हिंट भी देता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करें तो आपके लिए आसानी होगी। तो हम उसके हिंट को जो है ना उस पर अमल करते हुए या उसको यूज़ करते हुए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले मैं ही चाहूँगा हम इसको थोड़ा सा रीराइट कर लें ताकि हम उस फॉर्म में आ जाएं जिसके कि हम यूज टू हुए हुए हैं अभी। तो हमारे पास अब हमने कहा था ऑर्डर्ड पेयर है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं A+BI रियल पार्ट प्लस कॉम्प्लेक्स पार्ट, क्योंकि ये रियल पार्ट A है और ये कॉमा कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका। इसी तरह ब्रैकेट के अंदर वालों को भी हम इसी फॉर्म में ले आते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये C+D आयोटा प्लस आगे है हमारे पास E+F आयोटा। ठीक हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास A+B आयोटा को पहले हम ऐसे ही रखते हैं और ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं। रियल पार्ट हम अलहदा कर लेंगे, C+E आ जाएगा, प्लस अब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो आ जाएगा D+F और होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, और ये हमारे पास क्लोज हो जाएगी मेन वाली ब्रैकेट। ठीक हो गया। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि भाई पहले a मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर और फिर b आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। तो पहले a से कर लेते हैं, तो a मल्टीप्लाइड बाय C+E प्लस a मल्टीप्लाइड बाय D+F होल मल्टीप्लाइड बाय आयोटा प्लस b मल्टीप्लाइड प्लस बाय C+E आयोटा प्लस b मल्टीप्लाइड बाय D+F मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर्ड। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, रियल पार्ट को अलहदा करेंगे। रियल पार्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले a, बल्कि हम सिर्फ इसको भी अलहदा करने से पहले एक स्टेप और कर लेते हैं कि सिर्फ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद रियल पार्ट को अलहदा कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा AC प्लस AE प्लस अभी आ जाएगा AD आयोटा प्लस AF आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस BE आयोटा प्लस, अब प्लस नहीं होगा, अब माइनस होगा। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो गया तो ये माइनस बी बना देगा ना इसको। तो आ जाएगा -BD माइनस BF। ठीक है, या नेगेटिव ऑफ BD और नेगेटिव ऑफ BF आप कह लें। अब मैं इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा AC प्लस AE माइनस BD माइनस BF। अब देख ले मैंने सारे रियल पार्ट कर लिए कैट कलेक्ट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आयोटा वाले पार्ट कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा AD प्लस AF प्लस BC प्लस BE और बाहर आ जाएगा आयोटा। ठीक हो गया। अब हम जो है ना इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल आता है या नहीं। अगर तो इक्वल आ जाए तो हम फिर हम कह सकेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो सेटिस्फाइड है। ठीक हो गया। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को भी पहले मैं उसी फॉर्म में ले जाऊंगा, बल्कि एक काम करते हैं ना, हम इसको भी ऑर्डर्ड पेयर में वापस लिख देते हैं जिसमें सवाल लिखा हुआ था। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे हो जाएगा, AC प्लस AE माइनस BD माइनस BF कॉमा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कॉमा लगा के लिखना होता है, आ जाएगा AD प्लस AF प्लस BC प्लस BE। ठीक हो गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो पहले ऑर्डर्ड पेयर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस B आयोटा
मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी आयोटा, ठीक है, एडेड विद ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय ई प्लस एफ आयोटा। अच्छा, मैं थोड़े से ये प्रेफर क्यों कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डर्ड पेयर्स के ऊपर, इसकी वजह थोड़ी सी ये है कि अभी तो शायद आपको लगे कि यार मेरे लिए तो दोनों ही आसान है, कि ऑर्डर्ड पेयर भी आप कर लें तो वो भी आपको आसान लग रहा हो, लेकिन आगे हम देखेंगे जब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग जाते हैं ना, कभी बड़ी बड़ी इक्वेशंस हो जाती हैं, उस टाइम पे जब आप देखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर को इस्तेमाल करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि जब आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होना है, हर जगह साइन ने चेंज होना है, वो करते करते जो है ना एकदम से बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ही होता है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ, आंसर को वापस आप बेशक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ले जाएँ, अगर आपका सवाल ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था, तो इससे कोई इश्यू नहीं होगा। चलें अब कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले हम, तो आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर्ड। ऐड कर लेंगे इसको, दूसरी वाली साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो आ जाएगी ए ई प्लस ए एफ आयोटा प्लस बी ई आयोटा प्लस बी एफ आयोटा स्क्वेर्ड। अब आप क्या करेंगे, अगेन आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, पहले ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वेर्ड है, प्लस ए ई प्लस ए एफ आयोटा प्लस बी ई आयोटा माइनस बी एफ। ठीक हो गया। अब रियल पार्ट कलेक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए ई माइनस बी एफ। अब देख लें पूरे हो गए पार्ट, एक ये है जी, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब हम लिख लेंगे इमेजिनरी पार्ट्स को, तो ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी प्लस ए एफ प्लस बी ई। तो ये कौन कौन से हो गए, ए डी हो गया, बी सी हो गया, ए एफ हो गया और बी ई हो गया। अब सब पे टिक लग गया, इसका मतलब सारे हो गए। पहले भी आपको मैंने बताया था कि आप इस तरह टिक लगा लेंगे तो आपके लिए आसानी हुआ करेगी। ठीक है, तो अब आप जो है ना इसको वापस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ले जाएं, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए ई माइनस बी एफ, और कॉमा लगा के अब इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा ए डी प्लस बी सी प्लस ए एफ प्लस बी ई। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइडों को कि क्या रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पूरे हैं और सेम है एक दूसरे से। तो भाई इधर है ए सी, इधर भी है ए सी, इधर है माइनस बी डी, यहाँ पे भी है माइनस बी डी, इधर है प्लस ए ई, इधर है प्लस ए ई, इधर हो गया माइनस बी एफ, यहाँ पे भी है माइनस बी एफ। अब आप इमेजिनरी पार्ट को मेरे साथ कंपेयर कर लें, ए डी और ए एफ है, यहाँ पे ए डी और ए एफ है, यहाँ पे बी सी और बी ई है, यहाँ पे बी सी और बी ई है। तो सारे जो हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स चूँकि इक्वल हैं दोनों के, इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो दोनों साइडों पे हैं वो इक्वल हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने ये चीज़ प्रूव कर ली कि लेफ्ट हैंड साइड जो कि है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। चूँकि ये चीज़ प्रूफ हो गई तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो वेरीफाई हो गया है।